Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will teach you the remaining part of history. I will start from 1917 and बियॉन्ड राइट अप टू 1947 ये पार्ट हमारा रहा है। इसमें इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से। देखते हैं आज कहाँ तक लेकर जाएंगे हम आज इसको। ठीक है, तो अभी थर्सडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, हाँ इतने दिनों में अब ये चलेगा। इसको कंप्लीट करेंगे और हम आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर देख रहे हो फिर यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे जब एक टॉपिक आप दो चैनल से तैयार करोगे। ये बात याद रखो, आप टाइम वेस्ट करोगे फिर उस तरीके से और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्र करो, वेट करो, पढ़ते जाओ। अब बाकी बाकी जो आपने अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करते जाओ और बाकी जो जीएस का पोर्शन है वो मुझ पर छोड़ो और दूसरा ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको साथ साथ पढ़ो, सभी क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा वहाँ पर, उतना उसमें वो नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे। ठीक है, आराम से क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सब्र किया करो, आराम से पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अभी हमारे पास 3.5 महीने, 3.5 महीने में हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब अभी तक अगर आप हमने बुक भी नहीं खोली होगी तब भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से 100 से अबव मार्क्स लेकर आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी है, आप मेरे साथ साथ चलते रहो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, सॉरी क्या बोलते इसको, आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ना होगा ज़बरदस्त तरीके से, मतलब जो आपका हर जगह पर हेल्प करेगा। वो केएस के लिए आपको पढ़ना है, जहाँ से भी सिविल सर्विस के लिए पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, तो वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन निकलेंगे, हिस्ट्री में से सभी क्वेश्चन निकलेंगे, ज्योग्राफी में से सभी क्वेश्चन, जो जो पोर्शन मैं ले लूँगा उसमें से सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, बस सिर्फ आपको फोकस रखना है, कॉन्सेंट्रेशन रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, काम हो जाएगा। ठीक, साथ साथ रिवाइज कर लो, एमसीक्यू जहाँ पे लगाना है लगा लो साथ साथ। मैं भी लेकर आऊँगा एमसीक्यूज, लेकिन अगर आप लगा सकते हो साथ साथ लगा लो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो। ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो उसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है वो रैंक में आ सकता है, इसलिए मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स का आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो। राइट, तो चलो हम आगे चलते हैं। ठीक, जिन्होंने कल पिछला लेक्चर नहीं देखा, पहले वो हिस्ट्री के वो जितने भी लेक्चर्स अभी तक आए 4-5 लेक्चर, उनको कंटिन्यू उनको देख लो पहले, फिर ही आपका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको लिंक करना है चीज़ों को, तो उसके बाद आप ये चीज़ देख लो जो आज का है। ठीक, तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, गांधीयन फेज। एक और न्यूज़ में आपको ये बोलने वाला था कि आपके वो पोस्ट जो है, जो क्या बोलते उसको, जो मैंने बोला था पंचायत का कल शायद, रूरल डेवलपमेंट का, तो उसमें आ जाएंगे पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट है और भी 4000 पोस्ट आने वाले हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अब पूरी ओपन है, तो आप मेहनत करते जाओ, वो आपको आगे फ़ायदा देगा। ठीक है, तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 15,000 5,000 6,000 जितना भी है, उससे अच्छा उन पैसों को किसी गरीब को दे दो, बांटो, उसका भला हो जाएगा। आपका यहाँ से हो ही रहा है, वो टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं गांधीयन फेज 1917। ठीक है, लाइक करते जाओ, लाइक सेशन को लाइक करो। ठीक है, साथ साथ लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों का। ठीक, तो 1917 टू 1947 तक हम लेकर जाएंगे इसको आज। तो गांधीयन फेज जो है, सबसे पहले हम जानेंगे ऑन जनवरी 9 1915 गांधी जी रिटर्नड फ्रॉम साउथ अफ्रीका where he was worked as a barrister, but due to some radical discrimination he returned to India. Gandhi ji's satyagraha was actually started in South Africa initially. सबसे पहला पॉइंट जो है, गांधी जी जो है वो 9 जनवरी, इस डेट को याद रखना है, 9 जन 1915 को वो साउथ अफ्रीका से कहाँ आया, इंडिया वापस आया। याद रखना इस चीज को, कब, 9 जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्नड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, और वो साउथ अफ्रीका में कर क्या रहा था, वो बैरिस्टर का काम करता था। ठीक है, लॉ का काम करता था वो वहां पर, बट ड्यू टू सम रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है,
ही रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, उसके बाद वहां पर सत्याग्रह चल रहा था ऑलरेडी, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अफ्रीका का मूवमेंट लेकर आऊंगा ना वहां पर क्या चल रहा था तो ये लंबा हो जाएगा और उसमें से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपको। ठीक है, तो असली आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट सत्याग्रह जो था, फर्स्ट मूवमेंट जो था इसका, वो एक्चुअली फर्स्ट सत्याग्रह इसने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड एट, आपको बोलना है वो कहां पर हुआ था, वो इन साउथ अफ्रीका में हुआ था, इतना आपको याद रखना है। फिर वहां से आकर वो सत्याग्रह वो सक्सेसफुल रहा वहां पर और उसके बाद वो इंडिया आ गया यहां पर। ठीक है, ये जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना अप टू 1947 तक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक मूवी का नाम मैं बताऊंगा, अभी कुछ भी नहीं आप मत करो, मुझे ये कंप्लीट करने दो। आप जब उस मूवी को देखोगे ना, ठीक है, नेट पे देख लेना मूवी को यूट्यूब पे, तो आपको पूरा सीन समझ में आ जाएगा हम हिस्ट्री में पढ़ क्या रहे थे। हर एक जो वहां पर जो जो सिचुएशन आएगी उस मूवी में, जो जो आप देखोगे आपको पता चलेगा अब आगे क्या होने वाला है, किसका क्या रोल है, खुद समझ में आ जाएगा वो, आप ठीक ठाक तरीके से देखो। अभी आप कहानी सुनो। ठीक है, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आया 9 जनवरी 1915 और वो उसने कहाँ पर और उसने फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया था, एक्चुअली उसने फर्स्ट सत्याग्रह जो है वो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था इनिशियली, आपको ये याद रखना है, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द फर्स्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी जी इन कांग्रेस सेशन वाज इन 1901, याद रखना 1901 गांधी जी ने कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था। कब, 1901 में, ध्यान से सुनो, ये 1901 ये तो आया अफ्रीका से रिटर्न इसने किया कब, 1915 में, लेकिन बीच बीच में घर भी आता था, बीच में आता था ये घर, कहाँ, इंडिया आता था ये। ठीक है, तो 1901 में इसने क्या किया, एक्चुअल पार्टिसिपेशन जब कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन अगर आएगा गांधी जी ने कब पार्टिसिपेट किया, आपको बोलना 1901 में। उस टाइम कौन सा सेशन था, कलकत्ता सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बाल कृष्णा गोखले, याद रखना बाल, ठीक है, गोपाल कृष्णा गोखले नहीं, बाल कृष्णा गोखले। ठीक है, तो बाल कृष्णा गोखले, हाँ, तो यहां पर आपको याद रखना है जब वो अफ्रीका से वापस आया और उसके बाद जो है उससे पहले इसने पार्टिसिपेट किया था जो इन सेशन था, कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस टाइम प्रेसिडेंट जो था उसका नाम था बाल कृष्णा गोखले, और उस सेशन में गांधी जी ने उस इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया उस सेशन में। ठीक है, गांधी जी अज्यूम्ड गोखले एज हिज पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी क्या एज्यूम करते हैं, ये किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बोला फ्रंटियर ऑफ गांधी किसको बोलते हैं, खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर ऑफ गांधी बोलते हैं। इसी तरीके से जो गुरु जो है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी कौन है, उसका नाम है बाल कृष्णा गोखले, शायद ये गोपाल कृष्णा गोखले ही है, इसको आप कंफर्म कर लेना, शायद ये गोपाल कृष्णा गोखले ही है। ठीक है, तो अब ठीक है ना, आप ये कंफर्म कर लेना। तो इतना आपको याद रखना है, गोपाल कृष्णा गोखले जो है वो क्या है, वो पॉलिटिकल गुरु था किसका, गांधी जी का। बस ये पॉइंट जो मैं हाईलाइट किया है यहाँ पर, ये एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इसको लिखा है। गोपाल कृष्णा गोखले एस्टैब्लिश्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, पूछा जाता है कि एक सोसाइटी जो थी, इसको बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब इंडिया के लिए काम करना, इंडिया के सर्वेंट, जैसे अगर हम सर्विस प्रोवाइड करें जम्मू एंड कश्मीर में, तो जनरली हम क्या, हमें क्या बोला जाएगा, हम भी सर्वेंट्स हो गए ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो भी क्या होते हैं, वो सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसे ही आप समझो, गोपाल कृष्णा गोखले एस्टैब्लिश्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किस साल में इसको एस्टैब्लिश किया गया, आपको याद रखना 1905। इसका मतलब यहां से 1905 में क्या हुआ था, आपको बोलना उसी टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल का भी उसी साल हो चुका था। ठीक है, and he wanted to admit Gandhiji as a member, but other party members were not agreed with Gandhiji's opinion। और ये चाहता था कौन, ये गोखले चाहता था कि गांधी जी को खुद को एडमिट करें कि ये मेंबर रहे किसका, इसका मेंबर बने किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। याद रखना गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर नहीं था, सिर्फ इसने इस सेशन में ही पार्टिसिपेट किया और कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन जो बाकी पार्टी मेंबर जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है, विद गांधी ओपिनियन के साथ। एज ए रिजल्ट उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी वॉज नॉट एबल टू पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो गांधी जी इस जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है 1905 में, जिसको गोखले ने स्टैब्लिश किया है, याद रखना गांधी जी इसका पार्ट नहीं था, वो इसका मेंबर नहीं बना, वो इसने उसका इस सर्वेंट्स ऑफ इंडियन, क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि इंडियन जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंड बाय गोपाल कृष्णा गोखले, क्या गांधी जी इस सोसाइटी का पार्ट था, नहीं, वो इस सोसाइटी का पार्ट नहीं था, इतना आपको याद रखना है। आई होप आपको ये याद हो रहा होगा, आराम से सुनो आप। गांधी जी
came to India in year 1915, but his active participation into Indian politics can be traced with the Champaran Satyagrah, Kheda Satyagrah, Ahmedabad Mill Workers Strike respectively. गांधी जी ने रिटर्न तो किया 1915 में, ठीक है, कहां पर, इंडिया में, लेकिन आते ही टाइम पे उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसमें, फ्रीडम स्ट्रगल में। याद रखो, उसने क्या किया, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक्टिव पॉलिटिक्स में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसको सभी वेट कर रहे थे गांधी जी हमारी पार्टी से मिल जाएगा, आईएनसी के साथ ज्वाइन कर गए, ऑल दैट। उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसने 1-2 साल जो है पूरा इंडिया, मतलब जिसको भारत दर्शन आप बोल सकते हो, 1-1.5 साल तक उसने भारत दर्शन किया अच्छे तरीके से। गाँव गाँव में, हर गाँव में गया, हर जगह पर सिचुएशन को देखा, चल क्या रहा है इंडिया में, बहुत सारी चीजें उसने देखी है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स हुए, ठीक है। एक का नाम है चंपारण, याद रखना, एक का नाम है चंपारण, दूसरे का नाम था खेड़ा, ठीक है, और तीसरे का नाम है अहमदाबाद मिल वर्कर सोसाइटी। याद रखना, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल वर्कर सोसाइटी। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, CAKE, केक। सी का मतलब चंपारण, फिर क्या, उसके ए का मतलब अहमदाबाद, के का मतलब खेड़ा। ई कुछ भी नहीं है, ये याद रखने के लिए, बस ई कुछ नहीं है इसमें। तो केक जो मूवमेंट्स हुए थे, इन केक मूवमेंट्स में किसने, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। सबसे पहले चंपारण, याद रखना, डेट याद रखना आपको, चंपारण जो था वो 1917, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह जो था, या अहमदाबाद भी आप बोल सकते हैं, अहमदाबाद 1918, और खेड़ा भी जो है 1918। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई बुक लिखेगा कि चंपारण 1918 में, कोई बुक लिखेगा खेड़ा 1919 में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ एग्जैक्ट डेट है, क्योंकि मैंने उसको काफी टाइम क्वेश्चंस को भी जब ये प्रैक्टिस कर रहा था मैं, ठीक है, तो वहां पर यही आंसर पूछा गया, यहाँ पर वहां पर यही आंसर आपको रखना है। सिर्फ आपको क्या रखना है, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल वर्कर सोसाइटी, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण जो है 1917 में हुआ, पूछा गया है क्वेश्चन में, अहमदाबाद 1918 में, और खेड़ा भी है 1918 में। इसको आपको याद रखना है। ये जो है सत्याग्रह जो था, ये 3 सत्याग्रह में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सत्याग्रह में गांधी, जो जो ये इंसिडेंट्स हुए थे, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, किस किस चीज में जो है, किस किस सत्याग्रह में गांधी जी को सक्सेस मिली। तीनों के तीनों मैचों में गांधी जी ने यहाँ पर छक्का मारा, ठीक है। और जो ही ये तीनों के तीन सक्सेसफुल रहे, तो गांधी जी इंडिया का जो है एक, ये समझो कि एक उभर के आया हुआ है, ठीक है, लोगों के सामने आ चुका, और बहुत ज्यादा ये हाईलाइट हो चुका था। और उसके पीछे फिर बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी मेंबर जो है इसके पीछे पीछे आने लगे, ठीक है। क्योंकि अब देखो, आप बोलोगे गांधी जी ने ऐसा क्या क्यों किया, क्योंकि उसको ऑलरेडी नेट प्रैक्टिस थी। नेट प्रैक्टिस मतलब ये था कि उसको पता था कि क्योंकि अफ्रीका में किनका रूल चल रहा था, अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स का ही रूल था, क्योंकि वहां पर भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ठीक है। ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका, इसको अफ्रीका बोलते हैं, ये अफ्रीका था। तो यहाँ पर इंडिया की हम बात करेंगे, इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये ऑलरेडी अफ्रीका में क्या करा, नेट प्रैक्टिस चल रही थी ऑलरेडी। मतलब वहां पर जो इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, इंडियंस को क्यों अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेट करे, क्योंकि वहां पर जो ऐसे एरियाज थे, जो पॉश एरियाज थे, वहां पर इंडियंस को रहने नहीं देते थे, ठीक है, ठीक है। वहां पर सिर्फ ब्रिटिशर से रह पाते थे। दूसरा ये कि ए क्लास ट्रेन, मतलब एसी वाली ट्रेन या ए क्लास वाली ट्रेन जो थी, वहां पर इंडियंस को ट्रेवल नहीं करने देते थे, ठीक है। वहां पर भी उनको डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर भी किसी पब्लिक प्लेस में जाना, पब्लिक पार्क में जाना, या कहीं पर भी जाना, वहां पर इंडियंस को पास दिखाना पड़ता था, तब इनको अलाउ करते थे। तो गांधी जी ने देखा नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन। तो उसने उसमें पार्टिसिपेट करके वो सत्याग्रह भी वहां पर जीत लिया, कहां पर, अफ्रीका में। तो फिर जब इंडिया में उसने पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया में उसने आराम आराम से उनको हैंडल किया, क्योंकि उनको पता, इसको पता था कि मैंने, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक ही थी वहां पर, जो जो लंदन वाली गवर्नमेंट थी, वही अफ्रीका में भी रूल कर रहे थे। उनकी अफ्रीका में उनकी कॉलोनीज थी, और जो क्या बोलते हैं उसको, इंडिया में थे, इंडिया में भी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी। तो उसको पता है, गवर्नमेंट तो एक ही है, मुझे पता है इनको किस तरीके से हैंडल करना है। तो दैट मींस ये तीनों में तीनों के पार्टिसिपेट करता है और ये जीत कर आता है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ब्रीफ बोला है कि कौन कौन सा सत्याग्रह था। सत्याग्रह का मतलब ये, इसका एक सत्याग्रह का मतलब समझो। सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि इसका एक तरीका होता है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, उसको किस तरीके से लड़ा जाता है, ठीक है। अब ये इसने नाम जो, ये किस पे बेस्ड होता है, इसका जो सत्याग्रह जो होता है, ये किस पे बेस्ड होता है, ट्रूथ, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस,
ठीक है, इसने बोला, इसका ये कहना था अगर हम किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। लोगों को ज़ुल्म होता है, ब्रिटिशर्स ज़ुल्म करते हैं हमारे ऊपर, तो हम उनके साथ लड़ना ही लड़ना है। लेकिन लड़ेंगे कैसे? हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, हम अपनी सही बात जो है उनके सामने रखेंगे। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो है ब्रेक हो जाए और हमें अरेस्ट करें। ठीक है, जैसे अगर हम कोई स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज क्या करेंगे, पुलिस के ऊपर मतलब पत्थर मारेंगे या बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो वहाँ से एफआईआर काट होता है। जब एफआईआर काट जाएगा तो क्या हो जाता है, हमने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा है, वो सत्याग्रह हमारा सत्याग्रही जगह रहेगा। तो आगे हम अपना खुद को बचाएंगे या हम क्या सत्याग्रह को चलाएंगे। तो इसी तरीके से इसका यही कहना था, इसके पीछे रीज़न यही था कि अगर हम वायलेंस करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, तो हमारा जो रिवोल्ट होगा या हमारा जो मूवमेंट, तो वो तो क्रश करेंगे ब्रिटिशर्स, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज़ है। तो उस तरीके से इसने ये बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलेंगे। ज्यूरिंग द गांधीयन पीरियड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस वाज द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट मीन्स। जब गांधीयन पीरियड जो था, क्योंकि मैंने बोला था गांधी जी कांग्रेस का मेंबर नहीं था, अभी अभी इसने पार्टिसिपेट किया था किसमें, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्कर सोसाइटी और के खेड़ा सत्याग्रह, इसने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कांग्रेस लोगों के साथ नहीं। कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोई पार्टिसिपेशन किया फिर उनका नाम आएगा, नहीं, ये गांधी जी ने अपने लेवल पे किया है। आ रही बात समझ? अभी ये एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, मैंने पहले ही बोला, अभी ये एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। अभी इसने इन सत्याग्रह के साथ डील किया हुआ था इतने सालों में। ठीक है, और जब गांधी जी ये चला रहा था, ये सत्याग्रह चला रहा था, उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, आईएनसी जो था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अभी वो स्वराज पे ही अटके हुए थे। ठीक है, स्वराज पे कुछ लोग बोल रहे थे स्वराज का मतलब सेल्फ रूल होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये मैं आपको टेबल बताऊंगा लास्ट में, कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स में आपको बताऊंगा किसने क्या क्या बोला, वो अभी लास्ट में, अभी नहीं, अभी आप उसमें ज्यादा घुसना नहीं है। आगे चलते हैं। गांधी जी एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ द पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह, लिटरली परसिस्टेंस इन ट्रूथ। ये मैंने आपको बोला सत्याग्रह के बारे में, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दैट इज नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। इसने बोला कि अगर हमें कोई चीज सत्याग्रह हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हम ट्रूथ पे बेस्ड होगा, और दूसरा ये कि हम नॉन कॉपरेशन करेंगे। जो भी ब्रिटिशर्स, हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। उनके स्कूल्स हैं, उनके कॉलेजेस हैं, उनके यूनिवर्सिटीज़ है, उनका खाना है, उनका पीना है, उनके कपड़े, हम ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी जगह हम कॉपरेट नहीं करेंगे। गांधी जी इमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन। क्योंकि जो कमी थी किनके अंदर, जो मॉडरेट्स के अंदर कमी थी, जो मास मोबिलाइजेशन वो नहीं कर पाते थे, लेकिन इस चीज में गांधी जी बड़ा माहिर था। वो मासेस को कलेक्ट कर पाता था, वो मासेस को इकट्ठे कर पाता था और उनको फिर एक गाइडेंस करके सत्याग्रह स्टार्ट करता था। ठीक है, तो ये इसको बहुत ज्यादा ये तरीका आता था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि गांधी जी जो है क्या वो मास मोबिलाइजेशन टेक्निक पे काम करता था, उसको आता था ये चीज? आपको बोला हाँ, गांधी जी जो है वो फोकस करता था किस पे, मास मोबिलाइजेशन, और इसी मास मोबिलाइजेशन की वजह से ही गांधी जी की ये सत्याग्रह जो है सक्सेस रहा। अभी मैंने आपको इन सत्याग्रह के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं बताऊंगा इनको कि इन कहां पर क्या क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण एक जगह है बिहार में, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। चंपारण रिवोल्ट जो हुआ था या चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, ये कहां पर हुआ था, आपको बोलना है ये बिहार में हुआ था। बिहार में एक जगह है जिसको बोलते हैं चंपारण। और कहा किसके ऊपर हुआ था, इंडिगो। जो ही आप इंडिगो नाम सुनोगे ना, ये इंडिगो डाई है, इंडिगो प्लांटेशन होती है, एक्चुअली डाइज होती है। ठीक है, जिसको यूज किया जाता था इंडस्ट्रीज में, कहां पर, ब्रिटिशर्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वहां पर, तो वहां पर उनको डाइज चाहिए होती थी, इंडिगो की डाई। ठीक है, तो यहां पर आपको इतना याद रखना, the British indigo planters in Champaran, Bihar oppressed the Indian cultivators most severely. He forced, मतलब ब्रिटिशर्स, द इंडियन फार्मर्स, ही का मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स की बात करें, ही फोर्स्ड द इंडियन फार्मर्स टू ग्रो indigo in 3/20th part of the land which is under the control of British planters, for which Indian farmers would also pay rent and taxes. यहाँ पर आपको याद रखना है कुछ पार्ट ऑफ लैंड जो था
ये ब्रिटिशर्स के पास जो लैंड था, इन्होंने क्या बोला, ये फोर्स कर रहे थे किनको, जो फार्मर्स थे, इंडियन फार्मर्स थे, उनको बोल रहे थे जो आप यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको प्रोडक्शन जो करनी है आप इंडिगो की प्रोडक्शन करो। मतलब फोर्सफुली उनको बोलते थे, जो वो नहीं चाहते थे कि हम उनका प्रोडक्शन करें, क्योंकि उनको पता था कि इंडिगो से हमारा कोई फायदा ही नहीं है। हमें वो चीज़ चाहिए होती, एक तो जो क्रॉप इससे ग्रो हो जाएगा, दूसरा वो चीज़, दूसरा ये कि जो हमें फायदा हो, ये इंडियन फार्मर्स का कहना है। लेकिन ब्रिटिशर्स बोल रहे नहीं, आपको इंडिगो यहाँ पर कल्टिवेट करना है, और कितने पार्ट में, 3/20 पार्ट में जो है आपको क्या करना है, इंडिगो का। अगर ये पूरा प्लॉट है, ये 3/20 पार्ट ले लो प्लॉट का, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 3/20 पार्ट में आपको कल्टिवेट क्या करना है, इंडिगो कल्टिवेट करना है। और इसी को 3/20 पार्ट को बोला जाता है तीन कातिया सिस्टम। याद रखो, तीन कातिया सिस्टम जो है वो इसी को बोलते हैं। याद रखना किस में बोला गया, तीन कातिया सिस्टम को कहां पर फॉलो किया जाता, आपको बोला चंपारण सत्याग्रह में ये था। यहां पर ब्रिटिशर्स ऑप्रेस करते थे, सप्रेस करते थे किनको, कल्टिवेटर्स को फोर्स करते थे कि आप क्या करो, जो भी हमारा जो लैंड है, जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो लैंड था, वो इंडियन फार्मर्स को प्रेशराइज करते थे कि आप जो है कुछ सम पार्ट ऑफ द लैंड पे क्या करना है, आपको इंडिगो कल्टिवेट करना है। ठीक है, अंडर विच कंट्रोल, हाँ ये हो गया। और इसी लैंड के ऊपर इन फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कल्टीवेशन करते हैं, सपोज मेरे पास लैंड है, मैं किसी को लैंड लगाने के लिए देता हूं, मैं बोलूं मेरे पास ये लैंड है, आप ये लैंड ले लो और मुझे आपका रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेरे लैंड पर कोई कल्टीवेट करता है तो मैं उसको बोलूंगा ना, मुझे इसमें शेयर भी चाहिए, रेंट भी दे दो और मुझे शेयर भी चाहिए। सपोज अगर आप 100 क्या बोलते हैं इसको, 100 किलो कोई चीज़ निकाल रहे हो, उसमें से मुझे शेयर भी चाहिए और आपको इस जो आप मेरा लैंड यूज़ कर उस पर रेंट भी चाहिए। तो एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स वैसे ही करे थे, क्योंकि ये लैंड ब्रिटिशर्स के पास था। अब कहाँ से आया ये, एक्चुअली हमें परमानेंट सेटलमेंट बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो पहला वाला पोर्शन है, लेकिन वो परमानेंट सेटलमेंट हमें पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इस एसएसबी में नहीं है। तो एक्चुअली परमानेंट सेटलमेंट एक था, ठीक है, वहाँ से ब्रिटिशर्स के पास लैंड आया, तो अब वहाँ पर इंडियन फार्मर्स ही काम करते थे, ठीक है। अब इनको यही फोर्स किया गया था कि आप इंडिगो कल्टिवेशन करो। कितने पार्ट में, क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने पार्ट में, आपको बोला 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड पे क्या करना है, कल्टिवेट करना है, जिसको तीन कातिया सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन हुआ क्या, but in the year 1917 chemical dye was invented in Germany and also the condition of famine occurred in India। ठीक है, 1917 में जर्मनी में क्या हुआ था, एक डाई बनाई गई थी, ठीक है, उसको कौन सी डाई, आपको बोलना है केमिकल डाई बनाई गई थी। और दूसरा ये कि इंडिया में उसी टाइम पे फेमाइन भी देखने को मिला, 1917 में इंडिया में फेमाइन्स भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एट द सेम टाइम उसी साल जो है जर्मन में एक डाई को भी इन्वेंट किया गया था। सो द इंडिगो फार्मिंग, ठीक है, सो द इंडिगो फार्मिंग एक्सपीरियंस्ड ह्यूज लॉस। अब आप बोलोगे सर ये ह्यूज लॉस कैसे हो गया इंडिगो फार्मेशन की, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या हो गया, फेमाइन जब आ गए तो काम कौन करेगा, काम कोई करेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर काम तो करेंगे, चलो कर लिया, लेकिन वहाँ पर फेमाइन से बारिश है ही नहीं जिससे वो ग्रो हो जाए। या बहुत सारी, जैसे अभी फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं, तो कल्टीवेशन तो की उन्होंने, लेकिन जिस टाइम पे उनको पानी चाहिए, उनको मूनसून चाहिए, लेकिन वो मूनसून है ही नहीं अवेलेबल, मूनसून लेट आ गए या पहले ही आ गए, जिस टाइम पे होना चाहिए था उस टाइम पे नहीं आया। तो तब तक क्या हो गया, पूरा इंडिगो जो है, इंडिगो का लॉस इनको देखने को मिला। किनको, जो फार्मर्स का लॉस हो गया, मतलब ब्रिटिशर्स का लॉस हो गया। एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश लेविड ए ह्यूज टैक्स अमाउंट ऑन इंडियन फार्मर्स एज कंपनसेशन ऑफ द लॉस। अब ये लॉस तो ब्रिटिशर्स को हुआ क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन नहीं हुई बिकॉज ऑफ द फेमाइन, लेकिन अब ये लॉस कहाँ से निकालेंगे, ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ये इतना फोर्स करते हैं, इनको ये पैसा ही इनसे निकालते हैं। ये इनको और बोलते हैं कि अगर सपोज इनको 100 kg पे उनको टैक्स पे करना पड़ता था, सपोज 1000 रुपीज़, ये अब बोलेंगे इनको आपको 3000 रुपीज़ टैक्स पे करना है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर जितना इनको टैक्स पे करना था उससे ज़्यादा अब बोला गया कि अब उनको टैक्स पे करना है। देखो यहाँ से कल्टिवेशन भी नहीं है फार्मर्स को, और यहां से इनको बोला जाता है कि आप क्या करो, आप और पे करो। ये समझो कि जो उनके पास था, मतलब सपोज अगर मैं बोल रहा हूं, अगर राइस है, राइस की 100 बैग्स उन्होंने निकाला, समझो उसमें से 80 बैग्स देते हैं ब्रिटिशर्स को, 20 बैग्स रखते हैं कौन, फार्मर्स खुद को, ठीक है, क्योंकि उनको 80 बैग्स देना ही देना है ब्रिटिशर्स को, बाकी जो भी बचेगा वो 20 सपोज है। अब ये 20 खुद को खाएंगे एक साल के लिए, लेकिन जब 80 बैग्स की कल्टीवेशन हुई ही नहीं है, ठीक है, जब 100 बैग्स की कल्टीवेशन इस साल नहीं हुई है, इनको कितना देना है ब्रिटिशर्स को, 80 बैग्स देना है। लेकिन यहाँ पर कल्टीवेशन कितना हुआ, सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 60 बैग्स की कल्टीवेशन है, तो देना कितना है, 80 बैग, जो इनके पास बेचारों के अपने पास रखने के लिए है ही नहीं कुछ, अगर उनके पास कुछ होता भी वो भी इनको देना पड़ता था इनको। इस तरीके से सिस्टम चलता था, इस
तरीके से सप्रेस करते थे इनको, ठीक है। गांधी जी वेंट टू चंपारण, जब गांधी जी ने ये इंसिडेंट सुना, अब इस इंसिडेंट को किसने सुनाया? राजकुमार शुक्ला। याद रखना, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ और पूछा भी गया है। राजकुमार शुक्ला जो था एक लोकल फार्मर था कहाँ पर? चंपारण में। उसने क्या किया? गांधी जी वेंट टू चंपारण ऑन इंस्टेंस ऑफ राजकुमार शुक्ला ए लोकल फार्मर एंड स्टार्टेड मेकिंग इंक्वायरीज ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द कल्टिवेटर्स। राजकुमार शुक्ला जो है ये चला गया किसके पास? गांधी जी के पास। गांधी जी को बस सुनाया इसने कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट, मतलब ये हमें सप्रेस किया जा रहा है, बाकी हमें एक्स्ट्रा बोला जाता है रेंट पे करो या टैक्स पे करो। ये सारी कहानी गांधी जी ने सुनी है, ठीक है। याद रखना, राजकुमार शुक्ला का नाम याद रखना, एक लोकल फार्मर था जिसने गांधी जी के साथ जो है बात की है और अपनी जो भी ग्रीवेंस जो भी शिकायत थी गांधी जी जो इस फार्मर्स की थी वो गांधी जी के सामने आ गई। अब देखो गांधी जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ऑर्डर्ड हिम टू लीव द चंपारण। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने एंड ही डिफाइड द ऑर्डर्स। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो थी, मतलब जो वहाँ का डीएम होगा या यहाँ पर वहाँ पर जो गवर्नर होगा या वहाँ पर जो भी हेड ऑफिशियल्स होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, चंपारण के, ठीक है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया गांधी जी को इस जगह को खाली कर दो, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन अब उनको ये पता नहीं था ये क्या हस्ती है, ठीक है, उनको ये पता नहीं था। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? जो उन्होंने ऑर्डर दिया था, गांधी जी ने उस ऑर्डर को डिफाई किया, उसने बिल्कुल मना कर दिया, वो हिला ही नहीं वहां से। द गवर्नमेंट देन वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट ए कमिटी। मतलब इतना ये हो गया वहां पर कि गांधी जी ने बिल्कुल पूरा ठिकाना ही लगाया, खुद वहां पर लीड कर रहा था, बाकी फार्मर्स उसके पीछे थे। लेकिन उनको ऑर्डर मिला है कि वहां से जगह को छोड़ो, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। और इतना फोर्स करने के बाद लास्ट पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक कमेटी अपॉइंट की है, ए कमेटी ऑफ इंक्वायरी ऑन विच गांधी जी सर्व्ड एज ए मेंबर। एक कमेटी बिठाई है ब्रिटिशर्स ने, और डेफिनेटली कमेटी किन के लिए बिठाई गई है? इसी चंपारण सत्याग्रह में जो उनको टैक्सेस बोला जाता है, जब उन्होंने कमेटी बिठाई तो गांधी जी मेंबर होना चाहिए, क्योंकि बात किसके साथ करनी है? गांधी जी के साथ। उस कमेटी का मेंबर गांधी जी भी बनाया गया है। अब जो कमेटी में हुआ देख लेते हैं आगे क्या होगा। The British planters, under the guidance of government, signed an agreement granting more compensation and control over farming for the poor farmers। ठीक है, जो ब्रिटिश प्लांटर्स ने क्या किया? जो ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे, ठीक है, प्लांटर्स जो वहां पर कल्टीवेशन करवाते थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है इस कमिटी में, और उन्होंने कंपनसेशन, ज्यादा कंपनसेशन, और फार्मर्स का कंट्रोल जो लैंड पे था वो बहुत कम था, उस पर भी उनको रिलैक्सेशन मिली। ठीक है, फार्मर्स और कंट्रोल करने लगे अपने लैंड के ऊपर, अपना लैंड नहीं मतलब लैंड के ऊपर। दूसरा ये बोल सकते हैं उनको और कंपनसेशन, कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑफ द रीजन कैंसिलेशन वेन हाइक्स। और जो इनको बोला गया था आपका जो ये टैक्स पे करना है, एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है, जो रेंट पे करना है, तो उसको भी उनको हाइक किया गया, ठीक है, वो भी उनको जो है हाइक जो था उसको भी खत्म किया गया, उसको भी रिड्यूस किया गया है, ठीक है। एंड कलेक्शन अंटिल द फार्मिंग, और उनको बोला गया ठीक है आप अभी रेंट मत दे दो या आप अभी टैक्स पे मत करो, उसको भी रिड्यूस किया गया है जो उनको बोला गया रेंट देना, क्योंकि अभी फेमाइन चल रहा था, जब तक फेमाइन खत्म नहीं होगा। दस गांधी जी इमर्जेड सक्सेसफुल इन हिज फर्स्ट स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन इन इंडिया, और ये फर्स्ट सक्सेस था गांधी जी का। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ गांधी इन इंडिया। आप वहां पर लिखोगा ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, नंबर बी खेड़ा सत्याग्रह, नंबर सी जो होगा दैट इज द अहमदाबाद मिल वर्कर सोसाइटी। ठीक है, आपको किसको टिक करना है? दैट इज चंपारण सत्याग्रह। क्या चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने भूख हड़ताल की, फास्ट किया, यहाँ पर फास्ट अनटू डेथ या कुछ भी ऐसा? मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा कोई कुछ भी नहीं था। अभी आप इतना याद रखो, फर्स्ट सक्सेस जो रहा है वो रहा है, क्या ये नेशनल वाइड सक्सेस था? इसको नहीं, नेशनल लेवल पे ये सक्सेस नहीं था, ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर इसको एक सक्सेस मिली है छोटे लेवल पे, लेकिन कामयाब रहा ये। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऑल इंडिया सक्सेस इसको मिला। ठीक, आगे देखो, सम ऑफ द लीडर्स एसोसिएटेड विद गांधी जी इन दिस सत्याग्रह। कौन कौन से लीडर इसके साथ और रिलेट था इस सत्याग्रह के साथ? JB कृपलानी, पूछा गया है क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था इंडिया का जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, महादेव देसाई, नरहरि पारेख एटस्ट्रा। कृपलानी का पूछा जाता है, देखो ये पूछा भी गया। कृपलानी जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो गांधी जी के साथ उस सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन एसोसिएट था आपको बोलना है। उसके साथ एसोसिएशन जो थी, JB कृपलानी भी था और राजेंद्र प्रसाद, इन दो को आपको इतना याद रखना ही रखना है। बाकी भी थे बट ये जो है ज्यादा याद रखना है। बेस्ड ऑन दिस मोमेंट, इस मोमेंट के बेसिस पे ए बुक नेम्ड नील दर्पण वाज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा। क्वेश्चन पूछा गया है
किस मोमेंट के बेसिस पे एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण, याद रखें, नील दर्पण। आपको बोलना है ये चंपारण सत्याग्रह था। क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन ऑन चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आपको बोलना है वो बुक कौन सी थी, नील दर्पण। क्वेश्चन आएगा, नील दर्पण वाज रिटन बाय, आपको बोलना है दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा, याद रखना क्या नाम था इसका, दीन बंधु मित्रा। आई होप ये चंपारण वाला सिस्टम आपको समझ आया होगा। चंपारण सत्याग्रह, देखो चंपारण सत्याग्रह में कीवर्ड्स क्या है। चंपारण सत्याग्रह का डेट याद रखना 1917। दूसरी बात आपको याद रखनी है राजकुमार शुक्ला एक पर्सन था। तीसरी बात आपको याद रखनी है इंडिको रिवोल्ट था। ठीक है, इसमें फोर्स किया जाता है। आपको याद रखना है कितने पार्ट में बोला गया था, 320 पार्ट में बोला गया। इसी को बोलते हैं तीन कातिया सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद क्या किया गया, इसमें फेमाइन्स किसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लगी, फेमाइन्स की वजह से। उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सा जो है सक्सेस रहा है, आपको बोलना हाँ ये सक्सेस था गांधी जी का। उसके बाद आपको बोलना है कौन कौन से लीडर्स इसके साथ एसोसिएट थे, आपको बोलना है राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। और उसके बाद बोला जाएगा कि जो है चंपारण सत्याग्रह है कौन सी बुक लिखी गई है इस मूवमेंट के बेस पे, आपको बोलना है नील दर्पण। ठीक है, ND नील दर्पण। पूछा जाएगा ये नील दर्पण किसने लिखा, आपको बोलना है JB कृपलानी, सॉरी दीन बंधु मित्रा ने इसको लिखा है। बस ये यहाँ पर इसका नटशेल जो था, टोटल कंप्लीट इसका जो है समरी ये थी इसकी, किसकी, चंपारण सत्याग्रह थी। हम पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल वर्कर सोसाइटी। अहमदाबाद मिल वर्कर सोसाइटी याद रखना। ठीक है, जनरली ये 1918 ही बोला जाता है, लेकिन यहां पर इसने लिखा 1917 1918, 1917 से स्टार्ट हुआ 1918 तक, लेकिन ओवरऑल आपको याद रखना है 1918, क्योंकि कंप्लीट हो जाता है जब ये चल रहा होता है 1918 में। इसको याद रखो 1918, 1917 नहीं। In the year 1917-1918, severe famine conditions and plague affected the Indian farmers and people. ठीक है, फिर से 1918 में, 1970, 1918 में, इस साल में क्या देखने को मिला फेमाइन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1917 में पहले फेमाइन था, और एक बीमारी फैल गई, प्लेग फैल गया। ठीक है, जिसकी वजह से फार्मर्स को भी इफेक्ट पड़ा और पॉपुलेशन भी, जैसे कोरोना वायरस 100 साल के बाद आया, इसी तरीके से प्लेग उस टाइम था, यहां पर फैल गया था। So in Ahmedabad, याद रखते हैं Ahmedabad, mill owners given bonus to the workers and asked them to return the bonus partially. ठीक है, देखो जब यहाँ पर फेमाइन था, जब यहाँ पर प्लेग था, जो भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम था, जो ब्रिटिशर्स काम करते थे, वहां पर काम कौन करेंगे, डेफिनेटली वर्कर्स काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, कौन वर्कर्स, इंडियन की जो पॉपुलेशन जो थी, लोग जो है वो वर्कर्स, एज ए वर्कर का काम करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर। लेकिन जब फेमाइन होगा, क्या घर से कोई निकलेगा, कोई भी नहीं निकलेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, मिल ओनर्स ने, किन्होंने, मिल ओनर्स ने क्या किया है, मिल ओनर्स ने इनको थोड़ी सी लालच दे दी। उन्होंने बोला जो जो आ जाएगा यहाँ पर काम करेगा, हम उसको एक्स्ट्रा बोनस दे देंगे। सपोज अगर हम आपको दिन में 100 रुपये दे देते, हम आपको 150 रुपीज़ दे देंगे। दैट मीन्स उनको क्या करने के लिए, काम, सो दैट काम ना रुक जाए इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में। तो दैट मीन्स इस बोन, और उनको बोला गया है कि आपको क्या करना, आए फिर आप रिटर्न ये बोनस जो आपको मिल रहा है, आप फिर उसको बाद में वापस दे सकते हो, लेकिन अभी आपको ये बोनस मिल जाएगा। यही लिखा है यहाँ पर। In the year 1917, severe famine conditions and plague affected the Indian farmers and the people. So in Ahmedabad, mill owners gave bonus to the workers and asked them to return the bonus partially. और उनको बोला गया कि जो हम आपको बोनस दे रहे हैं अभी, आप आहिस्ता आहिस्ता फिर आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या होने लगा, ये फार्मर, सॉरी ये जो है वर्कर जो है ये चले गए काम करने के लिए। आफ्टर कंडीशंस गॉट इम्प्रूव्ड, जब ये फेमाइन खत्म हो गया, प्लीग खत्म हो गया, वर्कर्स डिमांडेड एक्सटेंशन ऑफ सैलरी बट द मिल ओनर्स वर अगेंस्ट द डिमांड। अब जब यहाँ पर ये फेमाइन खत्म हो गया, देखो हमेशा याद रखो, जब भी कोई भी जो भी डिजास्टर आता है ना, सपोज जैसे कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, पेंडेमिक होता है, ये इसी तरीके से प्लीग था या फेमाइन होता है, जब ये चीज़ें होती हैं ना, उसके बाद जब टाइम आता है ना, जब हालात ठीक होते हैं, तो महंगाई बढ़ती है। ये इतना आपको याद रखना है। तो उस टाइम भी यही हुआ था, महंगाई बढ़ने लगी। अगर इनको 100 रुपये मिल रहा था, क्योंकि फेमाइन के टाइम पे इनको बोनस मिला, लेकिन उसके बाद जब फेमाइन खत्म हो, बोनस खत्म हो गया, अब उनको बोनस नहीं मिल रहा है। अगर इनको 100 रुपीज़ मिल रहा था, 100 रुपीज़ में चीज़ों को खरीद पा रहे थे, लेकिन अब इनको 100, अभी भी 100 रुपीज़ मिल रहा है फेमाइन के बाद भी, लेकिन अब चीज़ें 120 में मिल रही है। ऐसे समझो आप 120 में, तो डेफिनेटली अब इनको फायदा ही नहीं है वहां पर काम करने, क्योंकि 100 रुपये में जो इनको पहले मिलता था फेमाइन से पहले, अब वो 120 में भी नहीं मिल रहा है इनको, और यहाँ से इनको 100 रुपीज़ ही मिल रहा है। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या किया जाए, हमें थोड़ा सा जो है
जो हमें हमारी सैलरी जो है, हमारी जो वेज जो है उसको बढ़ाया जाए। ये कौन बोल रहे हैं? ये वर्कर्स बोल रहे हैं किनको? मिल ओनर्स को। लेकिन अब देखो मिल ओनर्स क्या कर रहे हैं। सो इन 1918, लेकिन मिल ओनर्स नहीं मानते, मिल ओनर्स एक्सेप्ट नहीं करते इस डिमांड को, ये डिमांड ही पूरी नहीं होती है। सो इन 1918 गांधी जी इंटरवीन्ड इन ए डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिल ओनर्स। किस किसके बीच में लड़ाई है? मिल ओनर्स और मिल वर्कर्स के बीच में लड़ाई है। तो दैट मीन्स गांधी जी यहाँ पर क्या करता है? इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, और वो इंटरफेयर करता है, ठीक है, बिटवीन द वर्कर्स एंड मिल ओनर्स, एंड टुक ए फास्ट अनटू डेथ टू फोर्स द कंप्रोमाइज। और वहां पर भूख हड़ताल, समझो भूख हड़ताल, गांधी जी यहाँ पर फास्ट करता है। वो बोल रहा है तब तक मैं भूखा रहूंगा, फास्ट रखूंगा जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करे। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, ठीक है। अगर अमिताभ बच्चन की एक सत्याग्रह मूवी थी, उसमें अजय देवगन भी है, आप देख लेना वो, अर्जुन रामपाल भी है, बहुत सारे उसमें, तो उसमें वो फास्ट दिखाता है ना। तो यहाँ पर भी उसने, गांधी जी ने क्या किया? फास्ट करता है, और इस फास्ट की वजह से ही क्या किया गया है? उन डिमांड्स को पूरा किया गया है। तो दैट मीन्स ये फास्ट जो है, गांधी जी एज ए वेपन का यूज करता था इसको, ठीक है। ये इसका बहुत इंटेलेक्चुअल था, ये इसको एज ए वेपन यूज करता है इस फास्ट को। ये भी एक टेक्निक होती है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की, क्योंकि गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना, अगर कोई भी मर जाता है या और भी चीजें होती है तो गवर्नमेंट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर जो है, इसने जो स्ट्राइक किया विदाउट एनी वायलेंस, ठीक है, बिल्कुल ट्रुथ पे था, और इसने क्या किया? फास्ट अनटू डेथ यहाँ पर इसने स्टार्ट किया, और जिसकी वजह से मिल ओनर्स और मिल वर्कर्स के बीच में कंप्रोमाइज मिला। और अब देखो मिल ओनर्स क्या करते हैं। फाइनली द मिल ओनर्स एग्री टू गिव राइज 35% इन द वेज ऑफ द वर्कर्स। लास्ट पे क्या होता है? मिल ओनर्स तैयार हो जाते हैं, ये इनको 35% एक्स्ट्रा देते हैं। मगर अगर सपोज 100 रुपीज इनको मिल रहा था, अब इनको 135 रुपीज मिलेगा। आ रही बात समझ? ये किसकी वजह से? ये गांधी जी की वजह से। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सत्याग्रह गांधी जी का है जहां पर फास्ट अनटू डेथ का यूज किया गया? आपको बोलना है वो था अहमदाबाद मिल वर्कर सोसाइटी। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा सत्याग्रह है जहां पर वेजेस पे जो थी मिल वर्कर्स को वेज डिमांड करते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स से। आपको बोलना है वो जो था वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स जो सत्याग्रह था उसमें ये किया गया है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। अब लास्ट का जो है दैट इज खेड़ा सत्याग्रह। लेकिन ये खेड़ा सत्याग्रह जो है ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे रौलेट सत्याग्रह क्या था, रौलेट एक्ट क्या था, ब्लैक लॉ किसको बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा याद हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हर एक मेंशन करेगा आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब भी साथ कर देना, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी कहीं और पे देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो आई होप आपका ये अच्छे से कवर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।